नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद में मचे घमासान की। एफसीआरए संशोधन बिल पर तेज होते बवाल की। देखेंगे क्या खुद को माफ करेंगे पीएम मोदी, सोनिया गांधी ने किया सवाल। झारखंड में प्रदर्शन में आया एक नया मोड़। जानेंगे सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भेजा कैसा नोटिस। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी का नया दाव। 15 अगस्त से शुरू कर रही है सरपंच चैलेंज अभियान। अभिभावकों को स्कूलों का दौरा करने और सरपंचों से अपने गांव के स्कूलों की स्थिति सुधारने की जिम्मेदारी लेने का किया आह्वान। सुप्रीम कोर्ट पहुंची स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस। अपने पिता के पार्थिव अवशेषों को जापान से वापस लाने की दोहराई अपील। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, रकम वसूली के लिए करना होगा केस। पूरी रकम न देने पर भी वैलिड रहेगी सेल डीड। यूपी में बीजेपी को झटका। बीजेपी के नगर पंचायत अध्यक्ष माया देवी सागर बर्खास्त। गलत उम्र बताने पर हुई कार्रवाई। हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने लिया एक्शन। और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 388 अंकों की गिरावट के साथ 78,154 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 112 अंकों की गिरावट के साथ 24,471 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। 13 अगस्त को सत्र का आखिरी दिन है, लेकिन इन दिनों जारी सत्र में संसद की कार्यवाही नहीं चल सकी, बल्कि पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। और अब पहली बार ऐसा देखा गया जहां सत्ता पक्ष ने विपक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, तो वहीं विपक्ष ने भी सरकार की घेराबंदी कर दी। तो क्या कुछ हुआ सदन में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। संसद में आज भी माहौल गरमाया रहा। मानसून सत्र के दौरान एनडीए और विपक्षी सांसदों का आमना सामना हुआ, जब दोनों पक्षों ने संसद के मकर द्वार के बाहर अलग अलग मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, वैसे ही सत्ता पक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे के बाद फिर शुरू हुई, लेकिन हंगामे के चलते फिर स्थगित हो गई। इस दौरान लोकसभा ने केरल का नाम केरलम करने और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से जुड़े 2 बिल बिना चर्चा के पास कर दिए। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई। बीजेपी सांसदों ने कहा कि राहुल गांधी चर्चा से भाग रहे हैं, हम चर्चा को तैयार हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समर्थन और विपक्ष के विरोध में एनडीए सांसदों ने संसद के मकर द्वार की तरफ मार्च किया। और जैसे ही कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी संसद पहुंची, वैसे ही बीजेपी सांसद राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाने लगे। बीजेपी सांसद मुकेश दलाल ने पूछा कि राहुल झारखंड में छात्र प्रदर्शनकारियों से क्यों नहीं मिल रहे हैं, जिसका प्रियंका गांधी ने मुस्कुराते हुए उनके पास जाकर जवाब दिया। कहा कि राहुल झारखंड गए हैं और छात्रों से मिल चुके हैं। शर्म करो राहुल गांधी, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। राहुल जी ने झारखंड जाइए, झारखंड क्यों नहीं गए, झारखंड क्यों नहीं गए। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने एक और बयान दिया। उन्होंने एनडीए सांसदों के विरोध प्रदर्शन पर निशाना साधते हुए कहा, आक्षेप लगाना पक्ष कह रहा है कि मैंने देखा है कि सरकार के एमपी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इतना तो हमने मजबूर कर लिया इनको। अब आए स्टेटमेंट दें। प्रियंका के मुताबिक सत्ता पक्ष इतना मजबूर हो गया है कि उसे प्रदर्शन करना पड़ रहा है। वहीं संसद में विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान दोनों पक्ष आमने सामने भी आ गए। विपक्ष ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं अब जब सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, इस पर भी विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा, नहीं, रास्ते क्या निकलना चाहिए। सरकार तब बातचीत करने के लिए तैयार हुई जब 2 दिन बचे हैं। अरे 2 दिन है, दोनों मुद्दों पे बहस हो जाए एक दिन। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पूछते हैं कि जब 1 दिन का सदन रह गया है, तब जाकर गृह मंत्री प्रकट हो रहे हैं। 15 दिनों तक आप कहां थे। इसके साथ ही विपक्ष ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर दी, जिससे सदन का माहौल काफी गरमाया हुआ है। और अब सत्र के सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमित शाह सदन में आएंगे, क्या वो विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे, जिसे लेकर सभी की नजरें संसद पर टिकी हुई है कि आखिर संसद में आगे क्या होने वाला है। संसद में एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आने की मांग को लेकर माहौल गरमाया रहा,
तो दूसरी तरफ बवाल FCRA बिल को लेकर भी देखा गया। इस बिल का विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है और अब विपक्ष के जोरदार विरोध के बाद सरकार दबाव में दिखाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। संसद का मॉनसून सत्र जारी है, जिसमें कई मुद्दों पर विपक्ष और सरकार आमने सामने है। इस बीच सरकार ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 या विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम, जिसे FCRA बिल कहा जा रहा है, संसद में पेश किया, जिस पर सरकार और विपक्ष के बीच पहले से जारी टकराव और बढ़ गया। विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है। विपक्ष का तर्क है कि इस नए कानून से NGO और कम्युनिटी ग्रुप्स, खासकर अल्पसंख्यकों द्वारा चलाए जा रहे संगठनों को नुकसान हो सकता है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार इसके जरिए गैर सरकारी संगठनों यानी NGOs और धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर ईसाई संस्थाओं को निशाना बनाएगी और उन पर अत्यधिक नियंत्रण हासिल करना चाहती है। विपक्ष के जोरदार प्रदर्शन के बाद सरकार अब दबाव में है। खबर आ रही है कि केंद्र सरकार इस बिल को JPC के पास भेज सकती है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने PM मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की है, जिसके बाद से ऐसी चर्चाएं और तेज हो गई हैं। सरकार भले ही ये सोच रही हो कि FCRA को JPC के पास भेजने से बात बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। विपक्ष इतने पर शांत नहीं बैठने वाला। विपक्ष की मांग है कि बिल को सिर्फ JPC में भेजना काफी नहीं है, बल्कि इसे पूरी तरह से वापस लिया जाना चाहिए। यानी साफ है कि इस बिल पर शुरू हुआ विवाद इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है। विपक्ष का विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक ये बिल पूरी तरह से पास नहीं होता। जैसा आप जानते हैं कि इस बिल में संशोधन के तहत ये NGO को मिलने वाली विदेशी फंडिंग पर सरकार आसानी से नजर रख पाएगी, जिस पर विपक्ष का कहना है कि ऐसा करके सरकार कुछ खास लोगों और समुदाय को ही निशाना बनाएगी। विपक्ष ने इसे तानाशाही रवैया बताया है। कुल मिलाकर अब इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हावी दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। FCRA बिल को लेकर सियासी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। विपक्ष कई सवाल उठा रहा है, जिसे लेकर सरकार घिरी हुई है। तो वहीं अब कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी एक नए मुद्दे को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने पर उन्होंने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा और सरकार पर तंज कसा है। तो क्या कुछ कहा सोनिया गांधी ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। PM मोदी बुरी तरह घिरे हुए हैं। कई मुद्दों पर विपक्ष ने उन्हें घेरा हुआ है और अब कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिलने पर उन्होंने अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने पूर्व PM की तारीफ करने के साथ साथ मौजूदा प्रधानमंत्री को घेरा है। लेख में उन्होंने कहा, 29 जुलाई 2026 का दिन भारतीय राजनीति के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण लेकिन अनदेखा दिन था। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने CBI की क्लोजर रिपोर्ट को पूरी तरह बरकरार रखते हुए कथित कोयला घोटाला मामले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को पूरी तरह निर्दोष माना। अफसोस है कि आज वो इस ऐतिहासिक दिन को देखने और अपने ज्ञान से देश का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच नहीं है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने लेख में 8 फरवरी 2017 में राज्यसभा में दिए गए प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का जिक्र करते हुए कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पर की गई रेनकोट पहनकर नहाने की कला वाली टिप्पणी हमारे देश के संसदीय इतिहास के सबसे निचले और दुखद स्तरों में से एक के रूप में दर्ज रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल छात्रों को उन पर हमला करने के लिए माफ कर देते हैं, इसलिए शायद उन्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह को अमर्यादित तरीके से बदनाम करने के लिए खुद को भी माफ कर देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने PM मोदी की सरकार पर ED CBI के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। सोनिया गांधी के हमलों से मोदी सरकार बुरी तरह घिरी हुई नजर आ रही है। सोनिया गांधी के PM मोदी पर हमले की चर्चा तेज है, तो चर्चा झारखंड प्रोटेस्ट की भी हो रही है। राज्य में बीते 17 दिनों से युवा अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रही हैं और आज उनके आंदोलन का 18वां दिन रहा, जिस दौरान भी राज्य का माहौल काफी गर्माया रहा। यहाँ तक कि आंदोलन में बाहरी लोगों के शामिल होने की बात भी कही गई। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। युवा JPSC और JSSC परीक्षा रद्द कर उसकी निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर रहे हैं। बीते दिन छात्रों ने नई विधानसभा तक मार्च भी निकाला था, जिस दौरान उन पर लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले बरसाए गए और अब ये प्रदर्शन और विकराल रूप लेता जा रहा है। आज यानी 11 अगस्त को विधानसभा तक मार्च के दौरान छात्रों पर हुई लाठीचार्ज के बाद BJP ने झारखंड बंद का ऐलान किया। इसका सबसे ज्यादा असर रांची में दिखाई दिया। प्रदर्शनकारी सड़कों पर बैठकर और टायर जलाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि बंद के दौरान गड़बड़ी, हिंसा और विधि व्यवस्था भंग करने वालों की खैर नहीं होगी। किसी भी हालात से निपटने के लिए रांची में करीब 2000 पुलिस बल की तैनाती की गई। इस बीच कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने कहा है कि प्रदर्शन में नकली लोग हैं, ये युवाओं के आंदोलन को हाईजैक करना चाह रहे हैं।
सरकार युवाओं के साथ खड़ी है। हम उनकी मांग पर गहराई से विचार कर रहे हैं। ये हमारे बच्चे हैं, कोई लाठीचार्ज हम नहीं मान सकते हैं। हम लोग युवाओं के सम्मान में खुद मार खाए। जैसा आप जानते हैं कि अभी संसद का मानसून सत्र भी चल रहा है। इस बीच संसद के बाहर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी आज जैसे ही पहुंची तो एनडीए सांसद राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे और उन्हें झारखंड जाने के लिए कहने लगे। इस पर प्रियंका गांधी ने भी रुककर जवाब दिया कि राहुल गांधी ने झारखंड के छात्रों से बात की है। राहुल जी ने झारखंड जाइए छात्रों से। फिलहाल सरकार हर तरह से छात्रों से संवाद और उनकी मांगों को लेकर विचार कर रही है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का कहना है कि वो छात्रों के साथ है। पेपर लीक के पीछे यूपी और बिहार के लोगों का हाथ है। जिस कंपनी ने पेपर लीक कराया वो यूपी की है। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। वहीं पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर चल रहा विवाद थमता नहीं दिख रहा। एक बार फिर एसआईआर प्रक्रिया विवादों में आ गई है। दरअसल वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने की शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है, जिसे लेकर राज्य में सियासी सरगर्मी तेज है। देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विवाद एक बार फिर गहराता जा रहा है और मामला देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच चुका है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उन मतदाताओं की अपीलों के निपटारे को लेकर चुनाव आयोग से जानकारी मांगी है, जिनके नाम एसआईआर प्रक्रिया के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए थे। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। यानी चुनाव आयोग की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं और माना जा रहा है कि आयोग एक बार फिर कटघरे में खड़ा हो सकता है। बता दें कि इस याचिका में पश्चिम बंगाल के हर ब्लॉक में एसआईआर ट्रिब्यूनल बनाने और मतदाताओं की अपीलों का समयबद्ध तरीके से निपटारा करने की मांग की गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट पहले ही ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए स्वतंत्र एपीलेट ट्रिब्यूनल गठित करने की व्यवस्था कर चुका है। इन ट्रिब्यूनलों में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को जिम्मेदारी दी गई है। मकसद यही है कि जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट से बाहर हुआ है उन्हें अपनी शिकायत और अपील रखने का उचित मौका मिल सके। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि उड़ीसा और झारखंड में भी एसआईआर से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए ट्रायल कोर्ट के जजों की तैनाती की इजाजत दी गई है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल की एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में करीब 58.20 लाख नाम शामिल नहीं है। एसआईआर से पहले राज्य में करीब 7.66 करोड़ मतदाता थे, जबकि ड्राफ्ट सूची में 7.08 करोड़ से ज्यादा नाम दर्ज है। ऐसे में करीब 7.6% नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर है। अब सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद चुनाव आयोग के जवाब पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। बंगाल एसआईआर का मुद्दा एक बार फिर सियासी पारा हाई कर रहा है तो सियासी सरगर्मी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के लंबे कार्यकाल को लेकर भी तेज होने लगी है। अपनी जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्यपाल के कार्यकाल को लेकर तीखे सवाल खड़े कर दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने सरकार से नियुक्तियों और कार्यकाल से जुड़े संवैधानिक नियमों की जानकारी सार्वजनिक करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच तक की मांग कर दी है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के लंबे कार्यकाल को लेकर पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने तीखे सवाल उठाए हैं, जिसे लेकर सियासी पारा हाई है। दरअसल मौर्य ने एक्स पर पोस्ट किया कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल का कार्यकाल सामान्य तौर पर 5 साल का होता है, लेकिन 5 साल पूरे होने के बाद भी 7 साल तक पद पर बने रहना गंभीर संवैधानिक सवाल खड़े करता है। संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों और कार्यकाल को लेकर पारदर्शिता जरूरी है। अगर किसी पद पर निर्धारित अवधि से ज्यादा समय तक कोई व्यक्ति बना रहता है तो उसके पीछे संवैधानिक प्रक्रिया और नियमों की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। जैसा आप जानते हैं कि आनंदीबेन पटेल 2019 में यूपी की राज्यपाल बनी, जिसके लिहाज से जुलाई 2024 में 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन उन्हें यूपी में गवर्नर बनाए रखा गया। आपको याद होगा साल 2025 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाए थे। कांग्रेस की मीडिया सेल के चेयरमैन सीपी राय ने कहा था कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है। इससे ज्यादा अगर राज्यपाल का कार्यकाल दोबारा बढ़ाया गया तो इसकी स्पष्टता देनी होती है। और अब मौर्य के इन सवालों ने उत्तर प्रदेश में संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और कार्यकाल को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ यूपी में आनंदी पटेल के लंबे कार्यकाल को लेकर सवाल उठने लगे हैं तो दूसरी तरफ जन अल्फा की आवाज भी सड़कों पर सुनाई देने लगी है। 11 अगस्त को हमीरपुर में खराब सड़क से परेशान सैकड़ों स्कूली बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। बच्चों ने डीएम दफ्तर में घुसने की कोशिश की और फिर गेट पर ही धरने पर बैठ गए। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि बच्चों को पढ़ाई छोड़कर आंदोलन के लिए सड़क पर उतरना पड़ा?
जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। यूपी के हमीरपुर में जैन अल्फा यानी 9वीं और 12वीं तक की क्लास में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर कुछ ज्यादा ही मुखर हो गए हैं। इसी कड़ी में 11 अगस्त को जैन अल्फा का गुस्सा सड़कों पर भी दिखाई दिया। कुरारा ब्लॉक की ग्राम पंचायत चंदूपुर से जुड़े करीब आधा दर्जन डेरों को जोड़ने वाली सड़क की दुर्दशा से परेशान होकर सैकड़ों छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट पर धावा बोल दिया, जिसे लेकर सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें, इससे पहले 3 जुलाई को भी स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने सड़क की दुर्दशा को लेकर प्रदर्शन किया था। तब काम चलाने की नियत से सड़क पर मिट्टी डालकर मरम्मत करा दी गई थी। अब बारिश से सड़क कीचड़ और दलदल से अटी पड़ी है। इससे स्कूली बच्चों और ग्रामीणों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित है, जिसके बाद 11 अगस्त को एक बार फिर सैकड़ों बच्चे और ग्रामीण हाथों में तिरंगा लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। इसकी जानकारी मिलते ही एसडीएम सदर अभिषेक कुमार और सीओ यशपाल सिंह पुलिस फोर्स के साथ रास्ते में ही प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पहुंच गए, लेकिन सफल नहीं हो सके। बच्चे कलेक्ट्रेट तक पहुँच गए और डीएम दफ्तर में घुसने की कोशिश की। किसी तरह पुलिस और अन्य अधिकारियों ने बच्चों को तो रोक लिया, लेकिन इसके बाद बच्चों ने कलेक्ट्रेट के गेट पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि सड़क का अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी समाधान चाहिए, ताकि बारिश में बच्चों की पढ़ाई और ग्रामीणों की आवाजाही बाधित न हो। यानी देखा जाए तो बदहाल शिक्षा व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अब जेन जी और जेन अल्फा दोनों ही सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। साइकिल 2 पहियों से चलती है, लेकिन उसका बैलेंस ही उसको आगे बढ़ाने में कामयाब होता है। चलाने वाला ये जानता है कि उसको कैसे बैलेंस करके साइकिल को चलाना है। तो इस बार उत्तर प्रदेश के साइकिल चलाने वाला यानी कि अखिलेश यादव, उन्होंने ठान लिया है कि साइकिल को बैलेंस करके वो अब अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। इसलिए उन्होंने यादव और मुस्लिम का जो वोट बैंक उनके साथ में हुआ करता है, उसके अलावा ब्राह्मण वोटों के ऊपर भी उनकी निगाह खासी लगी हुई है, जिसको लेकर के बीजेपी काफ़ी परेशान दिखाई देती है। अब ये देखना है आगे आने वाले दिनों में क्या वो अपने साथ में ये इतने सारे वोट बैंक को लेकर के अपनी साइकिल को बैलेंस करते हुए मंजिल तक पहुंचेंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।